अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सरदार साद। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपकी रेकमेंड की हुई वीडियोस के ऊपर देता हूं रिएक्शन। तो हमारे एक सब्सक्राइबर और हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त ने हमें एक रेकमेंड की थी कि भाई प्रशांत धवन की एक नई वीडियो आई है जो कि पाकिस्तान की FATF से भी मुतालिक और क्राइसिस के मुतालिक करंट इकोनॉमी के हवाले से भी है। आप उसके ऊपर लाजमी रिएक्शन दीजिएगा। तो आपके रेकमेंड करने के ऊपर भाईजान हम देने जा रहे हैं रिएक्शन। तो वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि यार लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है इकोनॉमी के बारे में पाकिस्तानी। तो ये चलते हैं, वीडियो देखते हैं और उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस बन के उभरा है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में। एक्चुअली आप अगर इंडिया के आसपास वेरियस कंट्रीज को देखो, इवन अफगानिस्तान को देखो, श्रीलंका को देखो, श्रीलंका का एग्जांपल आपको याद होगा। रिसेंटली इस देश ने इंडिया से $500 मिलियन का सॉफ्ट लोन मांगा था सिर्फ फ्यूल के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए। ना पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो रिसेंटली इंडियन की करेंसी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। पाकिस्तानी रुपये आज के समय अपने ऑल टाइम हिस्टोरिक लो पे है एट 173 रुपीज़ पर डॉलर। ये गिरावट है, ये थमने नहीं वाली। अभी USA की जो रेटिंग एजेंसीज है इन्होंने यहाँ पर प्रोडिक्शन ये करी है कि अभी आराम से $1 हो जाएगा अराउंड 180 पाकिस्तानी रुपये के। ना रुपये की गिरावट अपनी जगह है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मीडिया है अब ये खुद यहाँ पर कह रहा है कि देश को आने वाले 2 सालों में एक्सटर्नल डेट बाहर से उधार लेना होगा $51.6 बिलियन का, नहीं तो देश प्रॉपर्ली फंक्शन कर नहीं पाएगा। बजट जो है ये प्रॉपर्ली बन नहीं पाएगा। और जो इनकी नीड है यहाँ पर एक्सटर्नल डेट की, ये बढ़ने ही वाली है। पाकिस्तान को 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में चाहिए होंगे $23 बिलियन अपने बजट को पूरा करने के लिए, सरकारी एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करने के लिए, पेंशन्स पे करने के लिए, बेसिकली कंट्री को चलाने के लिए। उसके अलावा ये डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनको $28 बिलियन चाहिए होंगे अगले फाइनेंशियल ईयर में। और इसके सोल्यूशन में अभी के लिए इन्होंने यहाँ पर यही सोचा है चाइना। ऑलमोस्ट इनकी हर प्रॉब्लम का आज के समय जो सोल्यूशन है ना, ये चाइना में ही देख रहे हैं। इवन दो चाइना इनकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनना चाहता नहीं है। अभी पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया है कि ये चाइना स्पेसिफिक पांडा बॉन्ड रेस करेंगे, मतलब कि चाइना की जो ओपन मार्केट है वहाँ से रेमबी में ये पैसा यहाँ पर रेस करेंगे। और चाइना कुछ हद तक यहाँ पर ये चाहता है कि पाकिस्तान डॉलर से दूर हो जाए, पाकिस्तान में डी-डॉलराइजेशन हो जाए आने वाले कुछ सालों में। डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और चाइना किस तरीके से लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट उठा सकता है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये रिपोर्ट रिलीज करता है, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना अभी तक आपने ये पढ़ा वेरियस रिपोर्ट्स में, हो सकता है कि इस पे आपने आर्टिकल्स पहले भी पढ़े हो कि पाकिस्तान को आने वाले 2 सालों में 50 बिलियन से भी ऊपर का जो अमाउंट है डॉलर्स में ये चाहिए होगा। मगर इसकी वजह क्या है? देखो वजह यहाँ पर सबसे बड़ी ये है, पहली बात तो बहुत ही बड़े स्केल पर इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि पेंडोरा पेपर लीक में पाकिस्तान के बहुत से जो इनके मिनिस्टर्स हैं उनका नाम आया है, बहुत से जो इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका नाम आया है। तो करप्शन पाकिस्तान में यार अगर इस वीडियो की बात करें तो इन्होंने एक बात अभी कही पेंडोरा पेपर्स में। पेंडोरा पेपर्स से पहले अगर आपको याद होगा तो पनामा लीक्स आई थी। पनामा के अंदर सिटिंग वजीर आज़म को जो है वो हटा दिया गया था। भाई साबित हो गया था कि भाई उन्होंने करप्शन की है और उनको मतलब ता हयात उन पर पाबंदी लग गई। लेकिन जब पेंडोरा पेपर्स आए तो सिटिंग गवर्नमेंट के कई मिनिस्टर के नाम आए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नाम आया। उस टाइम पे भाई हमारी जो मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया, लोगों को ये चूरन बेच रही है, ये कहना चाह रहे थे कि भाई ये इमरान खान जो है ये बंगला नंबर फलाने का है, ये इस वाले बंगले का नहीं है, वज़ीर आज़म का नहीं है। इसी ब्लॉक के अंदर एक और इमरान रहता है, उसका नाम भी इमरान खान है, तो उसके ये नाम पे। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने से अच्छा ये था कि गवर्नमेंट के लिए कि अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई बात करती, कोई डिलीवर करती लोगों को। चलें आगे देखते हैं वीडियो, फिर एंड में बात करते हैं। आज भी बहुत ही बड़े स्केल पर रैम्पेंट है। जो इनके पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तानी रुपये में पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर इसको देश के बाहर पार्क कर देते हैं। तो इससे ऑब्वियसली देश को टैक्स जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, बहुत ही बड़े स्केल पर। उसके अलावा आप अगर देखो तो पाकिस्तान की सरकार ने वैसे जो कर्ज उठा रखा है वेरियस कंट्रीज से, वेरियस इंस्टीट्यूशन से, इसकी जो डेट सर्विसिंग है, मतलब कि इंटरेस्ट पेमेंट में ही इनको साल का
15 बिलियन से भी ऊपर, 15 बिलियन डॉलर से भी ऊपर खर्चना पड़ता है। अब यहाँ पे आप कहोगे इधर तो जो आर्टिकल है यहाँ पर 7 बिलियन डॉलर्स लिखा है। देखो 7 बिलियन डॉलर्स इन 6 मंथ ऑफ द फिस्कल ईयर, रिसेंटली पाकिस्तान ने इतना पे किया था। और ये जो अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, मतलब कि मिनिमम इतना अमाउंट तो है ही, मैक्सिमम ये अमाउंट 25-30 बिलियन डॉलर्स भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और इसलिए आपने ऐसे आर्टिकल्स भी देखे होंगे पिछले कुछ महीनों में कि पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है, जो बाहर से कर्ज ओढ़ रखा है, वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि फॉरेन लोन्स एक के बाद एक रेज किए जा रहे हैं। एक लोन की पेमेंट के लिए दूसरा लोन, फिर तीसरा लोन। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं वेट, अगर मैं गूगल पे जाऊँ और लिख कंट्रीज विद मोस्ट एक्सटर्नल डेट, तो वहाँ पे तो पाकिस्तान आता ही नहीं है, दूर दूर से भी नहीं आता। वहाँ पे तो आप अगर देखो जो टॉप कंट्रीज हैं वहाँ पे यूएसए है, यूके है, फ्रांस है। तो इन कंट्रीज को होना चाहिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पाकिस्तान को क्यों होता है? देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, इशू आता है इंटरेस्ट का और इंटरेस्ट रीपेमेंट का। पहली बात तो यहाँ पर ये है, यूएसए का जो एक्सटर्नल डेट है ना, ये उधार यूएस उठाता है इंटरनेशनल ओपन मार्केट से अपनी शर्तों पर। ये बात आपको मैं पहले समझा चुका हूँ कि यूएस इशू करता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल अर्थात यूएसए के बॉन्ड। यूएस इंटरनेशनल मार्केट में खड़ा होता है, कहता है कि कौन सा देश है जो मुझे 500 मिलियन डॉलर देगा, उसके बदले में मैं प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले 10-20 सालों में हर महीने इनको 2.5% या फिर 2% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। इवन तो ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज़रा कम है, मगर यूएस इकोनॉमी इतनी स्टेबल मानी जाती है कि लोग समझते हैं ये तो फिक्स डिपॉजिट है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना फिक्स डिपॉजिट होता है, बैंक में रख दो बिल्कुल सेफ है, वैसे ही कंट्री सोचती है कि अपना पैसा कहाँ रखे। फिर यूएसए के जो बॉन्ड्स हैं ये लगते हैं कि ये तो फिक्स डिपॉजिट है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, यूएस कहीं पे हिलने वाला है नहीं, तो इनके बॉन्ड्स परचेज करके रख लो। तो ये सब कर करके ओवर द ईयर्स यूएसए ने बहुत सारा जो एक्सटर्नल डेट है ये उठा रखा है। और ये अच्छा डेट है, बहुत लो इंटरेस्ट रेट वाला डेट है। जो शर्तें हैं ये सारी यूएसए ने तय करी है। वेरएस पाकिस्तान को आप अगर देखो तो सिंस पिछले 10 से लेकर 15 सालों में लगातार पाकिस्तान FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है उसमें रहा है। उस वजह से क्या हुआ है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक और वेरियस और इंस्टीट्यूशंस ने, इवन कंट्रीज ने भी आराम से लोन नहीं दिया। अगर लोन दिया भी है तो बहुत ज़्यादा कड़ी शर्तों पे दिया है, और कई जगह तो लोन मिला ही नहीं है। इसलिए पाकिस्तान मजबूरी में हर बार आप अगर देखोगे तो चाइना के पास ही जाता है। और अब चाइना के जो लोन्स थे उनके बारे में जो डिटेल्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जो चाइना के लोन्स हैं टू पाकिस्तान, ये कमर्शियल रेट्स पे दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कमर्शियल रेट्स मतलब कि देखो, ऐसा तो नहीं है कि शी जिनपिंग का कोई ऑफिस है वो देता है लोन इमरान खान को, ऐसा तो है नहीं। चाइना की सरकार ने बहुत सारे सरकारी बैंक्स बना रखे हैं, जैसे हमारे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ पर भी चाइना के बहुत सारे सरकारी बैंक्स हैं। तो पाकिस्तान बेसिकली जो लोन लेता है या तो उनके सरकारी बैंक से लेता है, या तो चाइना का जो रिजर्व बैंक है उसके अंडर जो इंस्टीट्यूशन है उससे लेता है ये सब लोन। अब ये लोन जब पाकिस्तान उठा रहा था चाइना से, तब चाइना ने बिल्कुल भी तरस नहीं खाया। जो उस वक्त मार्केट रेट चल रहा था उसी के हिसाब से लोन दिया है। और एक्चुअली कमर्शियल रेट बड़ी गोलमोल टर्म होती है। कमर्शियल रेट का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट जो बैंक का उस वक्त करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसमें तो आपने लोन उठाया ही है। उसके अलावा अगर बैंक को लगता है कि जिस प्रोजेक्ट में ये पैसा लगाया जाएगा कल को यहाँ पे बम ब्लास्ट हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी दिक्कत आ सकती है, तो चुपचाप ये लोग क्या करेंगे कि बैंक का इंटरेस्ट रेट 1 से लेके 2% बढ़ा भी देंगे। ये कह कर के हम लोग यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं तुम्हारे यहाँ पैसा लगाकर, तो एटलीस्ट इतना तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ा एक्सपोजे था। और अभी भी आज तक भी हमको एक्चुअली पता नहीं है कि पाकिस्तान ने किस इंटरेस्ट रेट पे लोन उठाया है। ये बात एक टॉप सीक्रेट है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। और ऐसा नहीं है कि चाइना ही बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे पाकिस्तान को लोन देता है। ये जब वर्ल्ड बैंक के पास भी जाते हैं लोन मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद 1.5 बिलियन या फिर 800 मिलियन डॉलर का जो लोन है मिल जाता है। मगर जो टर्म सेट करता है वर्ल्ड बैंक ये बहुत ज़्यादा कड़ी होती है कि लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपको देना होगा, इंटरेस्ट रेट आपका इतना होगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक कहता है कि हम रिस्क उठा रहे हैं तुमको लोन देकर। वेरएस वर्ल्ड बैंक जब लोन देता है इंडिया को या फिर इवन चाइना को या फिर किसी और कंट्री को, तो वर्ल्ड बैंक काफ़ी हद तक निश्चिंत होता है कि इनके यहाँ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सिंस पाकिस्तान ने ओवर द ईयर्स बाहर से जो भी लोन उठाया है उसकी शर्तें इतनी ज़रा कड़ी है, तो अब क्या हो रहा है कि हर साल जब पाकिस्तान की सरकार बैठती है बजट को बनाने के लिए, पहले तो इनके ऊपर बैठ जाता है IMF। IMF कहता है कि बजट तुम जो भी बनाओगे ना
हमारे हिसाब से बनाओगे। हम बताएंगे कि बजट का पैसा कहाँ पे एलोकेट करना है, कौन सा पैसा तुम कहाँ पे खर्चोगे। एक तो IMF की प्रॉब्लम है। दूसरी फिर प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी आ जाती है कि इनके पास बेसिकली पैसा उतना होता ही नहीं है कि बजट को पूरा बना लिए, क्योंकि जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर है ये काफ़ी बार सोचते हैं कि जो पैसा मेरे पास आ रहा है इसका मैं इंटरेस्ट पेमेंट करूँ पहले या फिर देश की तरक्की के लिए लगाऊँ। इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करूंगा तो देश को ये ठहरा देंगे डिफॉल्टर, फिर इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूचर में कोई लोन नहीं देगा। तो अभी के लिए क्या कर रहे हैं कि बीच में जो ये प्रॉब्लम आती है ना, इसको सॉल्व करने के लिए या तो टेम्परेरी बेसिस पर UAE से या फिर कभी चाइना से किसी ना किसी कंट्री से लोन ले लेते हैं। अब पहले वैसे UAE दे भी देता था, मगर अब UAE और सऊदी अरेबिया भी लोन नहीं दे रहे, तो इनके पास ऑप्शंस लगातार कम होती जा रही है। इसलिए आपने ये भी देखा है कि पाकिस्तान रिसेंटली IMF के पास गया कितने बिलियन के लोन के एक्सटेंशन के लिए, $1 बिलियन। इनके 6 बिलियन का पैकेज ऑलरेडी चल रहा है, इसमें सिर्फ 1 बिलियन एक्स्ट्रा जो इनको चाहिए उसके लिए ये IMF से बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि IMF अगर यहाँ पे मान गया, जो अभी तक माना भी नहीं है, मगर एज्यूम कर लीजिए कि कल को IMF मान भी जाता है, तो उस सिनेरियो में भी आप अगर देखोगे तो पाकिस्तान की जो डेट प्रॉब्लम है ये सॉल्व होने नहीं वाली। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं ठीक है उनके यहाँ हो रहा है, उनका देश है, प्रॉब्लम है, जो भी वो झेलेंगे, हम इसको क्यों डिस्कस करते हैं इंडिया में। ठीक है, पाकिस्तान के जो भी कर्म थे, बुरा कर्म की ना, डॉक्टर दवाई दी ना, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस क्यों करते हैं। देखिए हमारे यहाँ भी इसको डिस्कस इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका मतलब अब ये है पाकिस्तान जितना ज़्यादा इकोनॉमिक संकट में गिरेगा, चाइना यहाँ पर प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा डी-डॉलराइजेशन। ये एक नया आइडिया है चाइना का। ये एक्चुअली जब 2014-15 में उन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया था ना, इंडिया में भी लोग एक्साइटेड हो गए थे ये देखकर कि चलो अच्छी बात है, एशियन कंट्री है, जो US डॉलर की डोमिनेंस है उसको तोड़ा जाएगा। उस टाइम आप कह सकते हैं कि इंडिया चाइना के रिलेशंस उतने खराब हुए नहीं थे जितने आज के समय हो चुके हैं। तो उस टाइम आप अगर देखो तो चाइना ने ये कहा था कि डी-डॉलराइजेशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि डॉलर को यूज़ करना ही बंद कर दो। तुम डॉलर पर पैसा उठाते ही क्यों हो, तुम वर्ल्ड बैंक के पास जाते ही क्यों हो, कंप्लीटली शिफ्ट कर दो चाइनीज रेमिनबी पे, मतलब कि चाइना की जो करेंसी है युआन पर, उसको बना दो अपनी कंट्री की डिफॉल्ट करेंसी। बाकी हम लोग देख लेंगे, हम युआन छापते रहेंगे, आपके पास पैसा आता रहेगा और धीरे धीरे जो डॉलर पे अपनी निर्भरता है ये कम कर दो। ये आइडिया जो है चाइना ने दिया था रशिया को, रशिया ने कुछ हद तक एक्सेप्ट भी किया है, कुछ हद तक, ऑल टुगेदर नहीं, अभी के लिए कुछ हद तक एक्सेप्ट भी किया है। अफगानिस्तान को भी ये लोग सेम कह रहे हैं कि पहली बात तो CPEC को एक्सटेंड कर दो, CPEC के जो प्रोजेक्ट है ये अफगानिस्तान में भी फैला दो, उसके अलावा वहाँ पर भी कर दो डी-डॉलराइजेशन मार्केट से ऑल टुगेदर, US डॉलर रिमूव भी कर दो। ऑफ कोर्स कर्जा तो आपको चुकाना होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने कर्जे गायब हो जाएंगे। इसका मतलब सिंपली ये है कि फ्यूचर में जो आपको सारा कर्ज उठाना है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ उठाओ चाइनीज सेंट्रल बैंक से, चाइना के सरकारी बैंक से, और ये कमिटमेंट कर दो कि मार्केट रेट पे कल को RMB का जो भी रेट होगा उसी पे तुम वापस करोगे, डॉलर को बीच में नहीं लाओगे। तो बेसिकली इन द फ्यूचर आप क्या देखोगे कि अगर पाकिस्तान की स्थिति ऐसी ही बनी रहती है तो फ्यूचर में चाइना कंप्लीट इकोनॉमिक टेक ओवर कर लेगा इनका। पहले तो जो इनकी जनता है इनको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये बात आम आदमी समझ नहीं पाता कि किस तरीके से करेंसीज कैप्चर करती है मार्केट को, कैसे कंट्री इकोनॉमिक कॉलोनी बनती है। ये एक्चुअली इवेंट हो जाता है, उसके 5-6 साल बाद लोगों को एहसास होता है कि हम तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो चुके हैं इस कंट्री के ऊपर, और अब कल को ये चाहे तो हमारे देश को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। तो सेम केस यहाँ पे पाकिस्तान का बन रहा है। और इंडिया को देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं सोचना होगा, इंडिया और US को दोनों को सोचना होगा कि क्या हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है कि हम कंप्लीटली पाकिस्तान को पुश कर दे टुवर्ड चाइना, या फिर कहीं ना कहीं दूसरा यहाँ पर रास्ता भी निकालना होगा। ये रास्ता कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, इट कैन बी समथिंग एल्स, मगर कहीं ना कहीं हमको देखना होगा कि इतना बड़ा न्यूक्लियर आर्म कंट्री अगर बस चाइना का गुलाम ही बन जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट बन ही चुका है, कंप्लीटली गुलाम बन सकता है आने वाले कुछ सालों में, क्या ये US और इंडिया के इंटरेस्ट में है कि चाइना को हम इतनी बड़ी पावर थमा दें? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहेगा इन फ्रंट ऑफ इंडिया एंड US बोथ। इस बड़े क्वेश्चन को लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप बताइए, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो गाइस ये थी वीडियो यार, प्रशांत धवन ने बड़े डिटेल से बताया कि पाकिस्तानी इकॉनमी जो है वो गिरावट की तरफ जा रही है। उसके पीछे इन्होंने बेसिक जो वजूहात हैं उसको डिटेल से इन्होंने बताया। देखें, बात ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर जब से मैं समझता हूँ कि कुछ 80s के बाद, जब पाकिस्तान के मतलब हालात अच्छे थे 80s के अंदर, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आई उसने दोनों हाथों से और दोनों पाँव से पाकिस्तान के अंदर करप्शन की। मैं 90s की बात कर रहा हूँ।
पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें उस टाइम मतलब ऐसी थी, लेकिन सियासतदान हमारे इतने तेज़ से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के सियासतदान पॉलिटिशियंस जो हैं वो बहुत बेवकूफ़ हैं। मैं कहता हूँ आप गलत कहते हैं। पाकिस्तान के सियासतदानों जैसा समझदार बंदा आपने देखा ही नहीं होगा, कुर्रे अर्ज़ पे नहीं देखा होगा। उसकी वजूहात हैं। आप कहते हैं ये बेवकूफ़ है, इनसे मईशत नहीं चलती, इनसे मुल्क नहीं चलता। मैं कहता हूँ नहीं 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 नहीं, ये समझदार लोग हैं, क्योंकि इनको तो 90s 80s से स्विस बैंकों का पता है। इनको तो पता है कि किस तरीके से माल को जो है वो निकालना है और अपने अपने बैंक्स कैसे बाहर स्टेबल करने, फैक्ट्रियाँ किस तरह बनानी है, हमने बाहर घर किस तरीके से बनाने हैं, बाहर के हमने वीज़े किस तरीके से अप्लाई करने हैं, फैमिलीज़ को किस तरीके से भेजना। ये तो समझदार लोग हैं। हम लोग जाहिल हैं, हम लोगों की जो आवाम है ये सारे जाहिल हैं। उसकी वजह ये है कि आज एक नॉर्मल अगर एक नौजवान है, उसको नहीं पता कि कनाडा के वीज़े के अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कनाडा में अकाउंट खुलवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हत्ता कि हमारे सियासतदान अगर जाहिल हो तो इनको तो पता है कि स्विस बैंकों में किस तरीके से खुलेगा और इस तरीके से हम बच्चे को अप्लाई कराएंगे, बच्चा यहाँ जाएगा, फिर हम ऑफशोर कंपनी किस तरीके से हमने बनानी है, और फिर पनामा में नाम आ जाते हैं, किसी के किस चीज़ में मतलब लीग्स में नाम आ जाते हैं। तो बात यह है कि पाकिस्तानी सियासतदान बहुत समझदार है, अगर इनको तराजू में तोला जाए करप्शन के, बहुत समझदार हैं। और दूसरी बात इन्होंने की तो मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, इकॉनमी इन्होंने डाउन कर दी है। और महंगाई की अगर जहाँ तक अक्सर लोग बात करते हैं कि यार लोग बात करते हैं महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। देखें, मैं कॉमन बात करूंगा, मैं कोई बहुत ज़्यादा आपको बिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर्स की बात नहीं करूंगा। मैं एक आम आदमी का आपको एक मसला बताऊंगा जो कि आपको और मुझको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले तो डॉलर की बात करें तो हर किसी को पता है भाई 173.50 पे चल रहा है। दूसरी बात, महंगाई एक अगर मैं समझता हूँ इकॉनमी 51% गिरी है तो महंगाई 100% इंक्रीज़ हुई है। अगर 1 kg फ्लोर जो है, आटा जो है आप ख़रीदते थे 40 रुपये का, इस टाइम पे वो है 80 रुपये का 1 kg फ्लोर आटा। और इसी तरीके से जो ऑयल आप ख़रीदते थे 200 का, इस टाइम पे वो चल रहा है 430 450 पर kg। तो मतलब आप ये इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो इस टाइम पे इतनी इंक्रीज़ हो चुकी हैं। बाइक्स की अगर बात करें, बाइक्स जो मतलब अच्छी, मतलब चाइना की जो बाइक है 70 cc वो आती थी आपकी 50,000 की, इस टाइम पे वो आ रही है 76,000 की, 72, 76, 74 इस तरीके से आ रही है, जिसकी मतलब ना कोई मयार है, ना कोई इसमें कोई बंदा बोले कि कंफर्ट लेवल है, ना कुछ है। बिल्कुल बेकार एक बाइक है, थर्ड क्लास बाइक। मैं नहीं समझता कि इतनी थर्ड क्लास बाइक दुनिया के किसी कोने में बनती है जो कि पाकिस्तान में 75,000 रुपये की आपको मिल रही है। तो अब भी अगर हमारे लोगों को मैं समझता हूँ कि ख्याल नहीं आता, समझ नहीं आती, इनको जंग करनी है, इनको बहुत सारे और काम करने हैं इसी तरीके से, तो मैं कहता हूँ आप करें, फिर ऐसा करें कि जंग ही करें और भूखे मरें और अपने मुल्क को दिन ब दिन जो है वो खड्डे में जाते हुए देखें। जिस तरीके से इन्होंने बताया, देखें पाकिस्तान की कुछ गलतियां माजी में रही हैं और कुछ इनके सियासतदानों का एहतसाब होना चाहिए। बात यह गरीब के बच्चे को खाने के लिए ना मिले और आपका सियासतदान जो है वो BMW TZ में घूमे, सरकारी मराहत ले, PIA के टिकटों पे उसको भाई कंसेशन मिले, हर चीज़ में उसको कंसेशन मिले। और बड़े बड़े जो लोग हैं हमारे मुल्क के, उनकी बड़ी बड़ी एक मोटी मोटी तनख्वाहें उनकी रखी गई हैं। तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन और हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। और जो लोगों जो CSS करके आते हैं, मैं समझता हूँ लोग जो पढ़ लिख के आते हैं यार, जो कि मतलब कमिश्नर लगते हैं, डिप्टी कमिश्नर लगते हैं, ऑफिसर रैंक के लोग होते हैं, सरकारी लोग, इनको तो कम से कम होश के नाखून लेने चाहिए कि यार जो लोग करप्शन करते हैं उनको पकड़ना आपका काम है। तो किस दिन अपना काम करेंगे? मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। तो ये थी वीडियो गाइस। अगर आप इस बारे में कोई राय देना चाहें तो कमेंट्स के अंदर दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही और मज़ीद कहूँगा कि पाकिस्तान के ज़वाल के पीछे 110% जो है ना वो हमारे पॉलिटिशियंस की माशाल्लाह करप्शन है।
और एक पॉलिटिशियन, मैंने जैसे पहले भी एक वीडियो में कहा था कि आते जब ये सियासत में है तो ये साइकिल पे होते हैं, और जब ये सियासत से जब इनका रुखसती होती है, क्योंकि देखें रुखसती जब सियासतदान की होती है ना, वो उसका एक ही ज़रिया होता है, वो इज़्ज़त से कभी नहीं जाता। या वो किसी स्कैंडल में पकड़ा जाए और जलील होकर निकल जाए, या फिर वो ऐसा हो कि कोई स्कैंडल बने और वो इंतहाई जलील शख्स हो, ठीक हो गया, और वो स्कैंडल के बाद भी सियासत करे और ठटाई से गए, तो फिर उसकी जो ख़त्म होती है उसकी सियासत, वो मौत के ऊपर होती है। लेकिन इनको वो भी नहीं आती, तो क्या कहें। चलें गाइस, मिलते हैं इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।